कांग्रेस को काफी बढ़त नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की नहीं, तकरीबन यही तस्वीर छत्तीसगढ़ की भी है। भाजपा के हारने का कारण भाजपा खुद बनेगी। कांग्रेस उसका निमित्त बन रहा है क्योंकि अब कोई ऑपोजिशन में कोई अल्टरनेटिव नहीं है लोगों के पास में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए कह रहा हूँ, अगर वो उनका मेल मिलाप जो है हाईकमान करा रहा है तो अब देरी हो गई है। ये जो घर का झगड़ा अगर पहले सुलझा लेती कांग्रेस तो शायद स्थिति बेहतर होती। राजस्थान मेरे आकलन में भाजपा की मतलब भाजपा के पास है, वो जाएगा भाजपा, लेकिन उससे भाजपा का राजनीतिक कद नहीं बढ़ेगा। अगर तेलंगाना कांग्रेस के पक्ष में गया तो ये जरूर 2024 पर असर डालेगा और ये असर जो है कांग्रेस के लिए फेवरेबल है। 3 दिसंबर को सबसे ज्यादा पूरे देश की उत्सुकता इसी बात पे होगी कि तेलंगाना का परिणाम क्या होगा, क्योंकि तेलंगाना का परिणाम देश की राजनीति में एक बड़ा तूफान ला सकता है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक के इस खास शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज पेश कर दी हैं, ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, सर्वे हो गए हैं, लेकिन इंतजार अभी 30 तारीख है, इसलिए क्योंकि तब एग्जिट पोल्स आएंगे और 3 तारीख को जो डी डे यानी कि जब फाइनल डे होता है और तब आता है रिजल्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई जी और तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर साहब। राशिद सर, एक तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम ओपिनियन पोल सर्वेस को देखते हैं तो हमें नोएडा दिल्ली में बैठकर एक तस्वीर मिलती है, लेकिन हम हमेशा और खास तौर पर मिलिंद सर कहते हैं कि ग्राउंड पर क्या तस्वीर है वो जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आप ग्राउंड पर गए हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से शुरुआत करें कि वहां की ग्राउंड की रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, क्या सूरत हाल है वहां का। धन्यवाद अविचल। देखिए, हम इसको पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं और फिर छत्तीसगढ़ की, क्योंकि भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति दोनों की अलग है। मध्य प्रदेश में देखिए, भाजपा का बड़े अरसे से एक वर्चस्व रहा है। पूरे करीब 18 मतलब 20 साल, अगर हम 15 महीनों को छोड़ दें जो कमलनाथ के थे, जो दिसंबर 2018 से लेकर के मार्च 2020 तक रहे, उसमें पूरे समय से 2003 से वो भाजपा की पकड़ में है, भाजपा की तूती बोलती है। भाजपा ने 3 पिछड़े मुख्यमंत्री बनाए, जिसमें उमा भारती पहले आई, फिर बाबूलाल गौर, और फिर वो लंबा काल जो था जो इनका शिवराज सिंह चौहान का रहा। तो उस स्थिति में भाजपा को एक सबसे बड़ी यही चुनौती है, एक फटीग है। फटीग का मतलब जैसे चुनावी बातें, जैसे हमने 2014 के बाद में ऐसी शब्दावली इस्तेमाल होने लग गई है कि हम एक तो नैरेटिव कहते हैं कि भाई यहाँ का नैरेटिव है, नैरेटिव बदल रहा है। दूसरा, हम एक और ये शब्द इस्तेमाल करते हैं फटीग के मतलब लोग बड़े मतलब एक तरीके से खिन्न हो गए हैं, और वो एक, लेकिन मैं उस फटीग का मतलब ना के रूप में लेता हूँ। राजनीतिक रूप में अगर आप उसकी व्याख्या करें तो इसका मतलब होता है कि जनता नकारने के मूड में है। और मध्य प्रदेश में भाजपा जो है वो अपनी शक्ति, यानी उसका जो कार्यकाल था, उसकी जो उपलब्धियां थी, उसकी ज्यादा बातचीत बयान नहीं की जा रही है। पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी जी की इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा 18-20 मेरा ख्याल से बड़ी बड़ी सभाएं करी, एक एक दिन में 3 सभाएं करी हैं, और पूरा के मोदी के दिल में मध्य प्रदेश के दिल में मोदी। दरअसल एक पूरा एक भाजपा का एक मॉडल है जो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से वो संपन्न और बहुत ही ताकतवर होने में उनको एक डेवलप कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जाए, और राज्यों में जैसे पहले जमाने में होता था कि मनसबदार, सूबेदार, इस तरीके से उनको मनोनीत किया जाए कि वो ऐसे ना हो कि उनकी अपनी बहुत ज्यादा ताकत हो। अगर आप भारत का मानचित्र देखें और अधिकांश में भाजपा के जो मुख्यमंत्री देखें तो एक जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं, वो एक ऐसे अपवाद होंगे। बाकी अधिकांश मुख्यमंत्री जो हैं वो ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की टीम ने चुने हैं। आप असम में देखिए, आप अगर उत्तराखंड में देखिए, और तमाम बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ के ऊपर, हरियाणा में, तो वो ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो जिनका अपनी हो सकता है उतनी राजनीतिक शक्ति नहीं है राज्य में, लेकिन वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के करीब समझे जाते हैं, इसलिए वो बने हैं। तो इस रणनीति के मद्देनजर चुनाव हो रहा है। चुनाव का मुझे लगता है गणित बिल्कुल साफ है कि अगर ये रणनीति कामयाब रहती है और भाजपा काफी आश्वस्त दिखती है तो फिर 24 का रास्ता भी बहुत आसान होगा। ये सब सूबेदार जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट इकट्ठा करेंगे और मोदी जी के नाम पे 24 में पूर्ण बहुमत होगा। लेकिन ये काम इतना
पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। और कांग्रेस ने उसकी काट की है, उसने अपने जो थे एक छत्र मतलब पैदा किए हैं, और उनके कद्दावर नेता है, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो। और कमलनाथ ने भी जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको बड़ी चतुराई से या तो टाल दिया है या उसको अपने साथ जोड़ लिया है। जैसे नरेंद्र मोदी जी भाषण में आके बात करते हैं तो मुख्य रूप से राम मंदिर बनने की और बनाने की बात करते हैं। कांग्रेस उसमें किसी भी स्थिति में कन्फ्रंटेशनिस्ट रूप में नहीं नजर आता। और जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो वहां के बड़े नेता है, वो अपने आप को सनातन धर्मी और हिंदू धर्म के हितैषी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जहाँ वाद विवाद और कन्फ्रंटेशन नहीं होता, वो मुद्दा इतना भावनात्मक रूप से इतना जोर नहीं पकड़ता। दूसरा मामला भ्रष्टाचार का है, जो नरेंद्र मोदी जी जोर शोर से उठाते हैं। अब मध्य प्रदेश में समस्या ये है कि जैसे मैंने कहा कि 18 साल की सरकार तो भाजपा की है और 15 महीने की कमलनाथ की। तो जो वो श्रीमान बंटाधार वगैरह की उपाधि से जो दिव्य सिंह को मुखातिब करते हैं, उसका इतना लोग इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो बच्चा उस वक्त पैदा हुआ है वो आज वोटर हो चुका है, तो उनको वो चीजें इतनी समझ में नहीं आती। और भ्रष्टाचार के मुद्दे में आप देखिए कि जो वहां पर मुरैना में चुनाव लड़ रहे हैं केंद्र के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे के 3 वीडियो, तथाकथित मैं कहूंगा 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें भ्रष्टाचार, पैसे की लेन देन की बात हो रही है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, राजनीति से प्रेरित है, तमाम बातें कही जा सकती है, लेकिन सरकार या जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसका कोई संज्ञान नहीं लेती है। इसके बरक्स बिल्कुल विपरीत छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप की बात है, तो वो फौरन सारा का सारा वो एक तोता मैना की कहानी पूरी बयान की जा रही है, बड़े रसूख से, कि मतलब ये इसमें वहां के मुख्यमंत्री शामिल है, और तमाम बातें कही जा रही हैं जिसमें तथ्यों का अभाव है और कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता में थोड़ा सा एक बेचैनी है, और वो उसको उतनी गंभीरता से अब नहीं लेने लगे हैं जैसे उन्हें लेना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसमें एडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह शामिल है, वो चुनाव के समय में उसकी जो चाल और चेहरा है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित होता है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। हम एक और बात जो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि वहाँ पिछड़ों की बहुत बात हो रही है और किसानों की। अब वो किसान और पिछड़े दोनों बहुत सी जगहों पे मालवा के क्षेत्र में और बहुत से क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वो एक ही जैसे हैं। तो मतलब आप पिछड़े जो हैं, जो भाजपा के करीब करीब समझे जाते हैं, लेकिन किसान है वो भाजपा से नाराज और बेचैन है। तो क्या वो बिल्कुल यकमुश्त एक तरह वोट देंगे, पिछड़ा अपने पिछड़े वर्ग के होने के आधार पे भाजपा के साथ जाएंगे? यही बात ट्राइबल्स के ऊपर होती है कि ट्राइबल को भी भाजपा बड़ी तेजी से और बहुत मेहनत से साधने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जो है वो बिरसा मुंडा की जन्म शताब्दी के अवसर पे, जन्म दिवस के अवसर के ऊपर गए झारखंड से, और वहां से उन्होंने 1000 किलोमीटर दूर से प्रयास किया कि वो ट्राइबल्स जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं उनको साधें। लेकिन हम जब एक जो मध्य प्रदेश के शासन में जब हम क्राइम अगेंस्ट मतलब जो आदिवासियों के खिलाफ जो जो अपराध है वो 1 लाख के करीब 60 के करीब है। वो ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस के समय बहुत कम नहीं था, वो 40-45 था। तो लेकिन ये मामला बड़ा संवेदनशील है कि देश का क्या एक ट्राइबल, एक आदिवासी जो है, जिसे वनवासी भाजपा कह रही है, कि क्या वनवासी इस बात से बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित होगा कि उसके समाज की जो है वो देश की राष्ट्रपति हैं, या इस बात से वो दुखी और हताश होगा कि उनकी 1 लाख की आबादी में 60 लोगों के ऊपर एक तरीके का कोई ना कोई अपराध होता है। और जो 83% जो आदिवासी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें 83% लोग जो है वो साफ बच के निकल जाते हैं। तो तमाम आंकड़े हैं, दोनों तरफ से तैयारी बहुत है। लेकिन मुझे, जैसा आपसे पहले भी इस प्रोग्राम में कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस को काफी बढ़त नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की नहीं, तकरीबन यही तस्वीर छत्तीसगढ़ की भी है, जहां भाजपा का कोई चेहरा नहीं है। और वहां के ऊपर भूपेश बघेल ने, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा पिछड़े वर्ग का चेहरा बन करके उन्होंने जो अपनी गारंटी है, वहां भी यही अंतर्द्वंद और सारी संवाद इसी बात के ऊपर है कि मोदी की गारंटी और भूपेश बघेल की गारंटी। अब जो मतदाता है वो मोदी की गारंटी उसे थोड़ी दूर की लगती है कि केंद्र सरकार कैसे उसको मतलब रोजमर्रा के जीवन में लाभ पहुंचा सकेगा। उसको लगता है कि मुख्यमंत्री से उसको ज्यादा फायदा है। सर, एक शब्द का इस्तेमाल किया है, फटीग, यानी कि थकान। हमने पिछले शो में जब बात करी थी तो यशवंत देशमुख साहब ने जो बात कही थी कि ऊब है
और यहाँ पर जो है राशिद सर कह रहे हैं कि खिन्न है। तो ये जो वोटर्स में खिन्नता पैदा हुई है, थकान पैदा हुई है, एक ऊब गया है वोटर, तो उस वजह से बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब कि कांग्रेस ने उतना बड़ा प्लेइंग कार्ड नहीं खेला है जितना बीजेपी ने इस पूरे 20 साल में नुकसान हासिल कर लिया है, और वो होता भी है। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो 30 नवंबर से रुझान मिलेंगे एग्जिट पोल के और 3 दिसंबर को, लेकिन अगर मैं हम ये बातचीत पिछले 4-5 महीनों से कर रहे हैं बिल्कुल जरिए, तो 2 बातें मुझे बड़ी स्पष्ट नजर आती है जो कि राशिद ने भी कहा। पहली बात ये है कि देखिए, जो सरकार से उसको आप नाराजगी कह लीजिए, ऊब कह लीजिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैंने कल भी मुंबई तक पे एक शो किया, वहाँ पर जो पत्रकार थे पार्थ, वो जाकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बड़ी लोगों में गुस्सा है सरकार के प्रति, या बहुत ऊब है, आप जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन इसके बरक्स जब आप दूसरा इसके सामने वाली पार्टी को देखते हैं, कांग्रेस, तो वो कोई बहुत इंस्पायर नहीं करती है, चाहे वो कमलनाथ की लीडरशिप हो या दिग्विजय सिंह की। मतलब ऐसा नहीं है कि बस अब अगर शिवराज सिंह को हटाना है या बीजेपी को हटाना है तो इनको चुनना है। तो मुझे ये लगता है कि ये अगर चुनाव का नतीजा, जैसे राशिद ने भी कहा कि भाई कांग्रेस को बढ़त है, तो वो बढ़त कोई अपने कांग्रेस के अपने काम से नहीं है। वो लोग एक तरह से भाजपा के खिलाफ अगर ये मतदान करते तो भाजपा के हारने का कारण भाजपा खुद बनेगी, कांग्रेस उसका निमित्त बन रहा है, क्योंकि अब कोई ऑपोजिशन में कोई अल्टरनेटिव नहीं है लोगों के पास में। और यही वजह है कि आप जब देखिए कि जब चंबल की भी बात हो रही, जब सिंधिया जी आ गए हैं भाजपा में, तब भी वहाँ पर अभी भी जो रुझान दिख रहा है वो कांग्रेस के तरफ दिख रहा है। तो लोगों का जो भी भाजपा कह लीजिए, शिवराज कह लीजिए, अगर वो माहौल है और अगर इसके बावजूद भी कांग्रेस हारती है, तो जो हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि दिस इज फॉर कांग्रेस टू लूज दिस इलेक्शन, मतलब ये चुनाव कांग्रेस को हारना है। ये बीजेपी जीतेगी तो वो कांग्रेस उसकी जिम्मेदार होगी, अदरवाइज सारी जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन जो प्रचार हमने देखा कांग्रेस की तरफ से, वो उस गति से या उस तीव्रता से नहीं हो पाया जो आखिरी दिनों में हमें बीजेपी की तरफ से देखने मिला। मतलब वो एग्रेशन नहीं है जो पहले नजर आ रहा था। लेकिन एक कमेंट मैं छत्तीसगढ़ पे भी चाहता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ पे जिस तरीके से राशिद सर ने कहा कि महादेव ऐप पर तमाम बातचीत कर ली गई, लेकिन तथ्य फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े कम रहे और कुछ एक्टिविटी कम दिखाई दी। बस कहने भर के लिए ऐप का जो नाम ले लिया गया, भ्रष्टाचार की बात हो गई, लेकिन भूपेश बघेल अभी भी सबसे बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है वहाँ के लिए। नहीं, देखिए, जैसे अभी राशिद ने कहा कि भाई अगर आप भ्रष्टाचार की बात मध्य प्रदेश में करते हैं तो आप कैसे करोगे? 18 साल से तो आप ही सरकार में हो। सही है। 15 महीनों के लिए अगर रहे भी तब भी आप क्या कह लोगे कि क्या भ्रष्टाचार किया? केंद्र में भी कांग्रेस सरकार पिछले 10 साल से नहीं है, तो आप क्या ही आरोप लगा लोगे? बल्कि आरोप आपके जो केंद्रीय मंत्री है, बहुत बड़े नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता है, उस पर आपकी तरफ से एकदम चुप्पी है। और इसके उलट आप जो है जब छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो आप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हो। लेकिन जो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये चुनाव के सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है ये आज नहीं लगे हैं। मतलब वो चाहे शराब को लेकर हो या अलग अलग चीज़ों को लेकर आरोप लगते रहे हैं। तो बीजेपी को सिर्फ अगर कोई कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है कांग्रेस में तो वो है भ्रष्टाचार, क्योंकि बाकी उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं, किसानों को पैसे देना, उनके लिए जो समर्थन मूल्य देना, गोबर की खरीद, मतलब मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें उन्होंने ठीक कर रखी। सिर्फ एक ही जो बोलते हैं ना, जो कमज़ोरी है अगर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, तो वो है भ्रष्टाचार। और इस पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला, महादेव ऐप के जरिए सीधे आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री को ही पैसे दिए गए। हालांकि इसका कोई प्रमाण बयान के अलावा नहीं मिला है, लेकिन ये जनता के बीच कितना जाएगा ये मुझे नहीं पता है। लेकिन ये कांग्रेस की कमजोरी रही है और इसका बीजेपी ने फायदा उठाने की कोशिश की है। नरेंद्र सिंह तोमर पहले मध्य प्रदेश के इंचार्ज रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, कृषि मंत्री हैं वर्तमान में, और एक तरीके से देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई वहां पर तो वो एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान के। मतलब ये एक जो फ्लोट हुई थी बात की, साहब जो 7 सांसद चुनाव लड़ने आ गए हैं, तो वो उस कड़ी के देखिए, रिप्लेसमेंट कहना तो उचित नहीं होगा कम से कम तोमर जी को,
बल्कि जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका कल टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा था, तो उनको ये पूछा गया कि भाई ये क्या परिपाटी आपने चला रखी है कि विधानसभा लड़वा दी आपने इतने बड़े बड़े नेताओं को। तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, लोग जब विधानसभा के जो मतलब विधायक होते हैं वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में इतना कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के दिमाग में कहीं ये था कि वो शिवराज सिंह को रिप्लेस करेंगे। बड़े नेताओं को उतार के ये जरूर उन्होंने कोशिश की कि भाई हम अपने जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि चंबल में तो सिंधिया जी भी है, ग्वालियर चंबल में, लेकिन उनको नहीं उतारा गया। तो मैं नहीं मानता कि तोमर जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार, वैसे तो जो भी विधायक है वो सब कुछ है या नहीं भी है तब भी है, लेकिन ये बात तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो उस लिहाज से चुनाव मैदान में उतरे थे। राशिद सर, आप पर आऊंगा कि तेलंगाना का जो जिक्र है वो कहा जा रहा है कि पहले जो इंटरेस्टिंग चुनाव था, मतलब चुनावों के ऐलान से पहले सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव बताया जा रहा था वो राजस्थान का बताया जा रहा था। फिर जब चुनाव गति पकड़ना शुरू कर दिया तो फिर मध्य प्रदेश को लिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है साहब कि सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव जो है वो तेलंगाना में खेला जाना है। तो तेलंगाना को लेकर सबसे पहले आपका एक कमेंट चाहिए कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस उसी टक्कर में है जिसमें वो जीत की जो है जोरदारी से पेशकश कर सकती है, या वही 2 नंबर का खेल है कि यानी कि 2 नंबर पर आ जाएं, दूसरे नंबर पर आ जाएं, यही हमारी एक जीत होगी? चलिए, आपने बड़ा दिलचस्प और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। मुझे लगता है कि जो 3 दिसंबर को सबसे ज्यादा पूरे देश की उत्सुकता इसी बात पे होगी कि तेलंगाना का परिणाम क्या होगा, क्योंकि तेलंगाना का परिणाम देश की राजनीति में एक बड़ा एक तूफान ला सकता है, और मुझे लगता है कि उसकी चौखट पे खड़ा है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, इसलिए हम एक सीमा के आगे जाकर के एक राजनीतिक टिप्पणी करने से बचते हैं। लेकिन अगर, और मुझे लगता है उसके बहुत इम्कान है, अगर कांग्रेस ने मैंने तेलंगाना का चुनाव जीत लिया तो एक तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि देश के जो नरेंद्र मोदी जी का एक उस बात में उनको बड़ा गर्व भी है, और भाजपा को भी और तमाम उनके समर्थकों को, कि वो देश के सर्वोच्च नेता है। लेकिन एक पूरा दक्षिण के दरवाजे जो एक तरीके से किवाड़ जो है आपको बंद नजर आएंगे। वो बंद इसलिए नजर आएंगे क्योंकि अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां भाजपा को नकार के और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई थी, उसके बावजूद वोटर्स ने नकार दिया। आपको पता होगा कि जो जिस तरीके से बजरंग दल और बजरंग बली का संवाद प्रधानमंत्री ने किया था। और केरल की हम राजनीतिक स्थिति जानते हैं, तमिलनाडु की हम राजनीतिक स्थिति जानते हैं, आंध्र की राजनीतिक स्थिति जानते हैं, और तेलंगाना में अगर बीआरएस को, जो एक अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी होने के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है, वो कांग्रेस से हार जाती है और भाजपा वहां पर तीसरे नंबर पे आती है, तो एक 19 लोकसभा की सीट है। इसका मतलब ये होगा कांग्रेस 100 के पार हो जाएगी लोकसभा में, और एक कांग्रेस एक बहुत ही शक्तिशाली रूप में उभरेगी, जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर और बाहर भी। तो ये तमाम चीजें जो है नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ी कड़ी चुनौती मिलेगी। अगर बीआरएस जीतती है तो फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए वो एक आसान और सुकून की बात होगी, और ये कहा जाएगा कि जो क्षेत्रीय दल है वो और उनका और कांग्रेस का अंतर्द्वंद जो झगड़ा है वो चलता रहेगा, और मेरे ख्याल से 24 में भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। अब बात आती है कि तेलंगाना में होगा क्या। देखिए, तेलंगाना में एक तो कई सारे फैक्टर हैं जो, एक मुझे लगता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में एक थोड़ी सी चूक और कोताही हुई, क्योंकि एक ऐसा वहां इंप्रेशन गया है कि जैसे बीआरएस और भाजपा में एक अंडरस्टैंडिंग है, तो कांग्रेस जो है एक आउटलायर, एक अलग, एक विपक्ष की पार्टी के रूप में, बड़े रूप में उभरी है। दूसरा प्रश्न उठता है कि मुस्लिम मतदाता क्या जिस तरह से बंगाल और कर्नाटक में गए कि एक तरफा वोट डाला और उससे वोट पे भाजपा का जो कैलकुलेशन था बदल गया, कि जैसे बंगाल में भाजपा को उम्मीद थी कि वाम दल और कांग्रेस को भी मुस्लिम मुस्लिम वोट मिलेंगे और उससे ममता बनर्जी की सीटें कम होंगी और भाजपा को सीटें मिलेंगी, लेकिन नहीं हुआ, और ममता को 86% से ज्यादा वोट मिला। इसी तरीके से कर्नाटक में भी जेडीएस पे भाजपा को उम्मीद थी, अब उनका अलायंस भी हो गया, लेकिन उस समय अलायंस नहीं था, कि जेडीएस जो है वो ओल्ड मैसूर एरिया वगैरह में कई सारे मुस्लिम वर्ग को अपनी तरफ रिझाएगी और उससे कांग्रेस को वोट कम मिलेंगे, सीटें कम मिलेंगी। अगर तेलंगाना में भी ऐसे ही होता है तो वो न सिर्फ के चंद्रशेखर राव बल्कि एमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनके लिए भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होगा और बड़ा उनके लिए समस्या आ जाएगी। तो ये हमें अभी देखना है, अभी वहां पर प्रचार किस तरीके का होता है, किस तरह की ताकत मोदी जी और भाजपा और चंद्रशेखर राव और
जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो झोंकेंगे वहां, ये बता देंगे। लेकिन कांग्रेस अपने आप को, कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो बार बार 60-65 सीटें बता रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि वहां का हाउस 119 हाउस में अगर 60 है तो वो पर्याप्त है। तो ये बात जो है बड़ी चौंका देने वाला वहां का परिणाम होगा। और बिल्कुल कांग्रेस एक तरीके से तेलंगाना में शून्य, आप जानते हैं कि वहां जो राज्य बना, पृथक राज्य बना, और कांग्रेस बहुत बड़े तरीके से हारा, उसका पूरा दांव वहां गलत हो गया था। अगर वहां के ऊपर कांग्रेस को शक्ति मिलती है तो देश की राजनीति में एक, जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा बवाल, बवंडर, तूफान आ जाएगा। और कम से कम एनडीए जो है वो अपनी मेजोरिटी लाने में, उसको मुझे नहीं लगता कि वो सक्षम होगी। देश जो है वो निरंकुश लोकसभा की तरफ बढ़ेगा। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो तेलंगाना को लेकर पैदा हो रहा है। जिस तरीके से राशिद सर ने बताया कि वहां पर जो असली गेम है वो यही है कि बीजेपी भी, अगर उनको पता चल चुका है कि वो तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, तो उसमें उनकी ये कोशिश जरूर रहेगी कि कांग्रेस नहीं चली जाए नंबर 1 पर। नहीं तो देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कहीं गेम में नहीं थी। आज से कर्नाटक चुनाव के पहले भी देखा जाए तो 6 महीने पहले तक कोई मान ही नहीं रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस नंबर 2 भी हो सकती है। मतलब सत्ता की दावेदारी तो बहुत दूर की बात है। तो वो बड़ा नेचुरल माना जा रहा था कि बीजेपी नंबर 2 पे रहेगी, या हो सकता है वो उलट दे बीआरएस को। एक चैलेंजर के तौर पे उसको देखा जा रहा था, खास करके जो उनका प्रदर्शन रहा था हैदराबाद म्यूनिसिपल चुनाव में। तो अब जो बात ये है, अब बहस इस बात पे हो रही है कि कांग्रेस नंबर 1 रहेगी या नंबर 2 रहेगी। और बीजेपी का, जैसे कि राशिद ने भी कहा, कि पूरा प्रयास ये रहेगा कि कांग्रेस नंबर 1 ना बनने पाए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के नंबर 1 बनने में 2 बातें। एक तो जैसे बात हुई कि भाई दक्षिण में ये मैसेज बड़ा क्लियर चला जाएगा कि बीजेपी का कोई अब वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद ये नेचुरल उनके लिए भी था कि वो तेलंगाना में अपने आप को बढ़ाएंगे। और ये आज से नहीं, मतलब पिछले 25-30 साल से बात चल रही है कि भाई कर्नाटक के बाद में अगला जो अगर कोई दरवाजा बीजेपी के लिए खुलेगा तो वो तेलंगाना में खुलेगा। और वहां अगर कांग्रेस ने बना ली सरकार, और कांग्रेस का सरकार बनाना वहां पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा अगर होता है तो, कि कांग्रेस आमतौर पे जब रीजनल पार्टी जीतती है, मतलब वो बीजेपी को तो डिसलॉज कर पाती है, लेकिन मान लीजिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत गई तो उसको वो हटा नहीं पाती है। जहां जहां कोई रीजनल पार्टी ने अगर कांग्रेस की जगह ली है, कांग्रेस उसको हटा नहीं पाती है। मतलब ये तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए। मतलब कि जहां भी कांग्रेस को अगर बीजेपी के अलावा, मतलब किसी और सेक्युलर या कहीं थोड़ा लेफ्ट टू सेंटर पार्टी ने हटाया है, तो कांग्रेस वो जगह वापस ले नहीं पाई है। तो अगर ये जो जगह मिलेगी तो वो महत्वपूर्ण होगी। लेकिन ये सारी किंतु परंतु में बात छुपी हुई है। जो कांग्रेस का वहाँ प्रचार है, अगर आपने हाल में देखा होगा, उन्होंने एक पोस्टर लगाया जिसमें नरेंद्र मोदी कठपुतली कार्टून बना के ओवैसी और केसीआर को नचा रहे हैं। तो पूरा प्रचार ये है कि भाई कांग्रेस एक तरफ है और बाकी सब दूसरी तरफ है। और इस परसेप्शन में कहीं ना कहीं कि बीआरएस, जो मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे राशिद, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन जरूर बना है कि भाई ये तो एनडीए के साथ चले जाएंगे। और ये बात खुद प्रधानमंत्री ने एक सभा में कह दी थी कि अभी पिछले महीने जब कि उन्होंने कहा भाई केसीआर तो मेरे पास आए थे और मुझे एनडीए में, मतलब कह रहे थे कि मुझे आप एनडीए में शामिल कर लीजिए। तो ये बयान भी बहुत डैमेजिंग था केसीआर के लिए, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि देखो जी, हम तो पहले ही कहते थे कि ये एनडीए के साथ में। तो अभी भी वहाँ पर लगभग 2 हफ्ते हैं मतदान में, तो ऊँट किस करवट पे बैठेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, जो अगर मैं बार बार बात कहता हूँ कि 2023 का ये फाइनल है, ये सेमीफाइनल नहीं है। लेकिन अगर तेलंगाना कांग्रेस के पक्ष में गया तो ये ज़रूर 2024 पर असर डालेगा, और ये असर जो है कांग्रेस के लिए फेवरेबल हो। देखिए, एक बात ये सामने ली, अगर बीजेपी नंबर 3 पर रहती है तो कर्नाटक में भी जब पिछली बार का उदाहरण दिया जाता है तो बीजेपी नंबर 2, मतलब कांग्रेस के सामने अगर कोई था, कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन, उनके सामने बीजेपी थी। यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 पे कांग्रेस और बीआरएस रहेंगे, मतलब जो भी रुझान है। तो बीजेपी यहाँ गेम में ही नहीं था। मतलब ये जो 2024 के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर जब नंबर 1 और नंबर 2 में जो राष्ट्रीय पार्टी वो कांग्रेस है अगर, और वो नंबर 1 पोजीशन में रहती है, तो कांग्रेस को लोकसभा में, तेलंगाना में इसका फायदा मिल सकता है।
रशीद आप बताइए। मिलिंद जी, मैं वही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए क्या होता है अभी तो क्रिकेट में, देखिए जब कोई खिलाड़ी होता है और वो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म में अगर वो एक स्कोर बनाता है, दूसरा स्कोर बनाता है, तो फिर वो फॉर्म, और जब फॉर्म में आ जाता है तो उसको बड़ा, जो उसके विरोधी है, बड़ा खतरनाक समझते हैं कि ये बैट्समैन तो अभी फॉर्म में आ गया और ये जम गया है, तो ये हमें हराने की स्थिति में या बड़ा स्कोर बनाने का है। कमोबेश वही स्थिति अब भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की है। देखिए नरेंद्र मोदी जी या भाजपा जितना भी कांग्रेस का मखौल उड़ाए, उनको तरह तरह की उपाधियां दे या बातें कहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक उसका पूरा ऐतिहासिक कारण है और एक उसका एक ठोस सबूत है कि कांग्रेस जो है वो एक सक्षम पार्टी है। देखिए चुनाव में हम सब जानते हैं, घोषित अघोषित रूप से साधनों की बड़ी जरूरत होती है। अब वो साधन कहाँ से आते हैं? साधनों की जब हम बात करते हैं व्यवहारिक रूप में, तो एक तो हमारे पास, हमारे नाम सबसे पहले बंबई का नाम आता है कि महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में जिसकी सरकार होती है वो उसको बड़ा उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है, भरोसा। और दूसरा चीज आती है हैदराबाद, वो बहुत बड़ा आंध्र का, वो जो आप तेलंगाना का जो हिस्सा है, वो भी बहुत ज्यादा संपन्न माना जाता है। तो इसलिए राजनीतिक नहीं, बल्कि इसके दूसरे कारण भी है। जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव लड़े जाते हैं उसमें भी तेलंगाना का बड़ा महत्व है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि एक बार आपने हवाला दिया 2018 का, देखिए 18 का, और मैं उसमें पुलवामा और बालाकोट वाले मामले में नहीं जाऊंगा। उसमें वैसे भी कोई एक वो घटनाक्रम हुआ था और उसके पीछे कोई, उसमें कोई और एंगल नहीं था उससे। लेकिन ये भी बात है कि भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को अपार फायदा हुआ। जिस तरीके से अभिनंदन को हम वापस लाने में 24 घंटे के अंदर कामयाब रहे, वो परिस्थिति अलग है। लेकिन उस समय आप देखिए कि राहुल गांधी और आज जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद के जो राहुल गांधी है, जो इंडिया अलायंस है, जो तकरीबन हर सीट पे करीब 400 सीटों पे खटपट चल रही है, वो इंडिया अलायंस में वो अलग बात है, लेकिन 400 सीटों पे सीधी टक्कर देने की तकरीबन तैयारी है। और अलायंस जो गठबंधन होते हैं वो अविचल हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होते हैं। तो कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतना वो इंडिया अलायंस भी मजबूत होगा। अब बहुत से कमेंटेटर कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होगी तो वो इंडिया अलायंस बिखर जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ये तमाम चीजें बुरा भाग है जो 18-19 से जो अभी 23-24 का जो मामला है उससे अलग करते हैं देश में। देखिए एक नरेंद्र मोदी जी का तो नहीं, लेकिन जो उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके लिए भी फटीग पैदा हो रहा है। 10 साल की सरकार है, बहुत सी ऐसे चीजें हैं जो बार बार, जो पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात आती है, भाजपा अपने एक उसमें दुविधा में फंसी हुई है कि वो ना ये कह पा रही है कि वो जो है जाति जनगणना कराएगी, ना वो ये कहती है कि वो जाति जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि उसका दोनों तरफ उसके पास एक कुआं और खाई वाली स्थिति है। कांग्रेस ने आगे बढ़ के कह दिया कि वो जो है वो जाति जनगणना कराएगी, और उससे और भी जो बहुत से राजनीतिक दल हैं वो थोड़ी बहुत परेशानी और दिक्कत में आए हैं। ओवरऑल ये 23 के जो चुनाव है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सबका बड़ा महत्व है। एक सिर्फ इसमें भी मैं कोई राजनीतिक तरह से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो टाइम, देखिए आप जो जहाँ जो सबसे कम इम्पैक्ट करने वाला देश की राजनीति पे, मिजोरम, उसका चुनाव देखिए, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, 7 नवंबर को ही खत्म हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसका मामला तकरीबन एक तरीके से राजनीतिक रूप से सेटल माना जाता है कांग्रेस के, ये केवल संयोग है, और इसमें मैं कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, संयोग है कि वो 17 को खत्म हो जाएंगे। अब अगला चरण आएगा जो 25 का, राजस्थान है, जहाँ के ऊपर कांग्रेस कोशिश करेगी कि उसकी सत्ता में आए, और भाजपा के लिए वो जीतना तो बहुत महत्वपूर्ण है, और जीतने का उसको पूरी भरोसा भी है, और ऐसा सर्वे भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी वहां 25 को। और फिर तेलंगाना, जिसके लिए हम तमाम बातें कह रहे हैं कि कैसा एक गेम चेंजर हो सकता है, और अगर कांग्रेस वहां पिट गई, मतलब पिट गई से मतलब 20-25 सीटों पर ही सीमित रह गई, तो एक समझ में आ जाएगा सबको कि कांग्रेस का अपना रुतबा नहीं है, मतलब बैट्समैन जो है वो अभी भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये जिस तरीकों से तारीखें हैं और चुनाव हो रहा है, वो भी उसको एक तरफ पॉइंटर है, दर्शा रहा है, दिखा रहा है, संकेत कर रहा है कि इसका कितना महत्व है राजनीतिक रूप से। सर, राशि सर ने तारीखों का जिक्र किया। 25 नवंबर की तारीख है जिसमें राजस्थान में चुनाव होना है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो वहां पर कांग्रेस जो है वो क्या देर से अब एक्टिविटीज को तेज कर रही है? खासतौर पर मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए कह रहा हूं। अगर वो उनका मेल मिलाप जो है हाईकमान करा रहा है तो अब देरी हो गई है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स आ गए, सर्वेज हो गए, लेकिन लोगों के बीच में भी जो परसेप्शन, जो नैरेटिव, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी बहुत लेट पहुंचेगा या पहुंच ही नहीं पाए शायद। नहीं, देखिए, जो अशोक गहलोत और गांधी परिवार के रिश्ते रहे हैं वो
पहली बार पिछले साल भर में खराब हुए। और राहुल गांधी ने जब पायलट और गहलोत के हाथ सो दोनों के उठा दिया या फोटो ऑप करवा दिया, तो वो फोटो ऑप उन्होंने जब कर्नाटक में करवाया था वो भारत जोड़ो यात्रा से ही करवा दिया था, मतलब लगभग चुनाव से 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, बिल्कुल। तो जब जब बात आती थी तो कांग्रेस उसको एड्रेस कर देती थी। यहाँ पर भी पायलट और गहलोत की जो मतभेद थे उसको एड्रेस करने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत देर हो गई। अभी जाकर हमको पायलट की फोटो दिख रही है प्रचार में, जब वो कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार कर। तो ये जो पिछले साल भर में जो पुश लगा है कांग्रेस की तरफ से, बल्कि कहूँगा गहलोत की तरफ से, कि उन्होंने अपना प्रचार किया, अपनी ब्रांडिंग की, नई नई योजनाएं लाई, लेकिन ये जो घर का झगड़ा अगर पहले सुलझा लेती कांग्रेस तो शायद स्थिति बेहतर होती। ये जो देरी हुई है इससे स्थिति में सुधार हो ऐसा कम लगता है, क्योंकि अब जाकर जब 2, 4, 5 दिन बचे हैं और उसमें आप ये बता रहे हैं कि साहब की दोनों साथ हैं और सब जो है राहुल गांधी ने सब क्लियर कर दिया। और खासतौर पर सर ने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा में, तब सिद्धारमैया को दौड़ा दिया था, मतलब दौड़ा दिया का मतलब था कि साथ में दौड़ा दिया डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को। हालांकि जब जो है सीएम बनने की बात हुई थी खूब जोर आजमाइश जो है 5-7 दिन चली, लेकिन फिर भी इसे निपटा लिया मामला। यहाँ तो मतलब चुनाव जीतने के बाद चली, हाँ चुनाव जीतने के बाद चली एक्चुअली, और वहाँ पर तो मतलब लंबा जो है डिस्कशन चलता रहा। यहाँ पर तो लंबा डिस्कशन जो है वो कब से चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और अब 4 दिन पहले आप कह रहे हो कि नहीं सब साथ हैं। नहीं, अभी देखिए मिलिंद जी का आकलन बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ कि देखिए वहां पर कर्नाटक में स्थिति दूसरी। कर्नाटक में कभी भी सिद्धारमैया जो थे वो डीके शिव कुमार से उन्होंने टकराव की बात नहीं करी, कभी उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं करी, वो अपने अपने अपना काम उन्होंने रखा। शिव कुमार जरूर हाथ पैर मारते रहे और अंत में जो था सिद्धारमैया को सत्ता मिली, और तब से आप देखिए कि वहाँ कांग्रेस का जो वहाँ शासन है, सरकार है, वो ठीक ठाक चल रही है। रोज वहां पर झगड़ों की खबरें नहीं आती है। मध्य प्रदेश, ये राजस्थान में बिल्कुल स्थिति भड़क रही। वहां जो अशोक गहलोत ने एक जो मतलब हठधर्मी का रास्ता अपनाया और जग जाहिर है सबको नजर आया। देखिए अंतिम समय में मतलब चुनाव के अंतिम समय में अब देखिए वहां पर और बहुत कुछ कोशिश हो रही है कांग्रेस का, उसको लोग उसको कह रहे हैं व्यक्तिगत। मैं ये सब चीजें व्यक्तिगत नहीं मानता हूँ, मैं तो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखता हूँ। देखिए दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, अब पोल्यूशन से बचने के लिए सोनिया गांधी, जिनको अस्थमा की सांस की तकलीफ है, वो कहाँ जाती है? वो जयपुर में जाके अपना अड्डा बना लेती है। अब वहां जयपुर में हमें पता है उनका कोई अपना कोई पैतृक कोई घर मकान कोई उनके परिवार का नहीं है, वो वहां जाके रहती है और वहां जा रही है। तो वहां राहुल प्रियंका जो है अभी 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21, 22 तक, जब तक प्रचार का वहां समय है तब तक वो होंगे। वो कह रही है कि हमारी यात्रा शुद्ध रूप से व्यक्तिगत है। हम मान लेते हैं व्यक्तिगत है, लेकिन पिछली बार जब दिल्ली की जो वो हवा जो थी प्रदूषित हुआ था और विषैली हो गई थी, तो सोनिया गांधी गोवा गई थी। तो वो गोवा जा सकती थी, केरल जा सकती थी। मेरे ख्याल से सोनिया गांधी को बड़ा इस बात का एक उनको मलाल है कि वो राजस्थान में उनकी मतलब उन्हीं की उनकी उनके बेटे की देख रेख में ही सारा ये उलटफेर हुआ कि मुख्यमंत्रियों का चुनाव चयन गलत हुआ जो 2018 में हुआ। और उसके बाद जब सचिन पायलट ने बगावत की और फिर सचिन पायलट को वापस लाने की कोशिश की गई और एक सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई थी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों उसको अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं। तो एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं अंतिम समय में। वो प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है और उसमें मुझे लगता है कि सचिन पायलट से ज्यादा सचिन पायलट ने जो करना था वो कर दिया था, लेकिन अगस्त 2020 से वो रास्ते पे आ गए, पटरी पे आ गए। पटरी पे कौन नहीं है? अशोक गहलोत। कांग्रेस उनको नेतृत्व हटा नहीं पाया। और जो जिसका मिलिंद जी ने उल्लेख किया कि जो 25 सितंबर 2022 की घटना थी, उसको वो सोनिया गांधी की मतलब बेइज्जती हुई, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी किरकिरी हुई और उसका सोनिया गांधी मेरे ख्याल से वो भूली नहीं है। तो वो अब अपने स्तर पे ऐसा कोशिश कर रही है वहां डेरा जमा के ताकि राजनीतिक गतिविधि में कांग्रेस को थोड़ी सी शक्ति और गति मिले। हो सकता है कि वो मतलब थोड़ा सा बदलाव आए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन कांग्रेस सोनिया गांधी के वहां
जाने से और रहने से, और राहुल और प्रियंका क्योंकि उनके बेटा बेटी है वहीं रहेंगे, तो वो उससे प्रचार में भी थोड़ी उनको मदद मिलेगी। सोनिया गांधी प्रचार नहीं करेगी, लेकिन राहुल गांधी सघन प्रचार करेंगे और प्रियंका गांधी भी करेंगी। सर ने जिक्र किया सघन प्रचार का। सघन प्रचार से मेरे को याद आ रहा है कि जैसे मैं अभी बीजेपी की एक लिस्ट देख रहा था, उसमें जो रोड शोज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के हों या अमित शाह के हों या जेपी नड्डा साहब के हों, बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो राजस्थान जा रही है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहां से उनको पक्की उम्मीद है, मतलब यहां से चेंज होने वाला मामला कम ही नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी जो सबसे ज़्यादा ताकत झोंके पड़ी है वो राजस्थान में ही है। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता ये सही आकलन है। ओके। क्योंकि देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री या अमित शाह या नड्डा जी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी आखिरी गेंद तक बैटिंग करती है, मतलब स्लॉग ओवर में भी मैच कभी भी नहीं छोड़ती है। तो प्रधानमंत्री इंदौर गए, जो कि उनका बीजेपी का अपना गढ़ माना जाता है, वहाँ रोड शो उन्होंने एक दिन पहले किया। अगले दिन भी जब वो जो बिरसा मुंडा का कार्यक्रम हुआ झारखंड से, उन्होंने, जैसे कि राशिद ने कहा, कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को और इवन राजस्थान के भी एड्रेस किया। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये तो चूंकि अब प्रचार ही, बल्कि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत लगभग हर जिले में, मेरे ख्याल से, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई भी जिला या कोई भी महत्वपूर्ण स्थान छोड़ा नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि कम प्रचार मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हुआ और ज़्यादा प्रचार राजस्थान में हुआ, क्योंकि बीजेपी जो है हर चुनाव में, और ख़ास करके जब वो सरकार में है, वो कोई भी चांस नहीं छोड़ती है। और बात सिर्फ वो नहीं होती है, चुनाव आप हार भी रहे और अगर आपने ज़्यादा विधायक ला दिए तो आप अपनी राज्यसभा की सीट पक्की करते हो। तो ये कोई बीजेपी या अमित शाह या मोदी सिर्फ ये नहीं देखते कि विधानसभा में मेरी कितनी, मतलब मैं जीत रहा हूँ हार रहा हूँ, ये वाली बात नहीं होती है। उसका राज्यसभा के चुनाव में भी परिणाम होता है। और पहले तो बीजेपी के मेजोरिटी के करीब आ गए हैं वो लोग, लेकिन पहले तो वो भी एक चैलेंज होता था। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने राजस्थान में ज़्यादा ताकत लगा दी है, और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, या बल्कि अभी तेलंगाना में तो प्रचार बाकी है। तो ये आकलन मुझे नहीं लगता है ठीक है। मिजोरम की जहां तक स्थिति है उसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए। वो वहां पर तो देखिए केवल टेक्निकल परिस्थितियों के हिसाब से वो भाजपा को वो मतलब वो हो सकता है वो एनडीए जो वहाँ ग्रुप कहलाता है जिसके कन्वीनर है मतलब विश्व शर्मा, उसमें हो सकता है वो शामिल हो जाए। अभी अलग हो गए, फिर हो सकता है वापस आ जाए, जैसा मेघालय में हुआ कि पहले चुनाव अलग लड़े और बाद में साथ हो गए। तो ये स्थिति वहां की हो सकती है, उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। राजस्थान मेरे आकलन में भाजपा की मतलब भाजपा के पास है, वो जाएगा भाजपा, लेकिन उससे भाजपा का राजनीतिक कद नहीं बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका जो मुकुट वो होगा वो तेलंगाना हो सकता है, और उससे उनका बहुत ज्यादा एक वकार जो है, बहुत बड़ा स्थान उनका बहुत बढ़ जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। कांग्रेस को सब लोग भाजपा भी उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लग जाएगी। लेकिन दो भी राज्य जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो कांग्रेस के लिए पर्याप्त होंगे क्रिकेट की भाषा में, कि मतलब टू फाइट फॉर अनदर डे। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है, वो जो मैक्सवेल की पारी थी ऑस्ट्रेलिया की, वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं सब जगह, और वो मुश्किल होता है कि हर बार आप मैक्सवेल जैसी पारी खेले। ऑस्ट्रेलिया देखिए बिल्कुल टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, लेकिन बड़ी मजबूती से वो आगे आई है, और अब तो वो फाइनल और मतलब वो दावेदार हो गई है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा जो है, वो क्रिकेट में जैसे अभी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस है वैसी है। कामयाब होंगे या नहीं, इसको तो जवाब हमें 3 तारीख को मिलेगा। 3 तारीख को इस वर्ल्ड कप का, यानी कि इन चुनावों के वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल होना है, तो उसको भी देखेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। आप सर जुड़े, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जुड़ेंगे, सब पूरा विश्वास। सर आपने भी इतना समय निकाला, उसके लिए खूब सारा शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का खूब सारा शुक्रिया जो हमें लगातार बताते रहते हैं और जुड़ते हैं इस साप्ताहिक सभा में, इस वीकली शो में। आज आप जुड़े, खूब सारा शुक्रिया। आगे जुड़ेंगे, पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।